हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल विद्याधर पर। साथियों, इकोनॉमिक्स की जो क्लासेस हम चला रहे हैं प्रारंभ बैच के नाम से, हमारा एक बैच यूट्यूब पर चल रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसमें हम मौद्रिक नीति पढ़ रहे थे। और मौद्रिक नीति हम पढ़ चुके थे। उसमें मौद्रिक नीति में बनने वाली समितियाँ जो होती हैं मौद्रिक नीति पर काम करने वाली, उनके बारे में आज देखेंगे थोड़ा सा और आगे का टॉपिक पढ़ेंगे। और साथियों, 3 क्लासेस हम कंप्लीट कर चुके हैं। ये 3 नंबर क्लास नहीं है, ये गलत यहाँ पर प्रिंट हुआ है। ये आज की हमारी 4 नंबर क्लास है। और इसके लिए हम शुरू करते हैं मौद्रिक नीति का पार्ट 2। तो देखो, पिछली वीडियो में हम यहाँ तक खुली बाजार की क्रियाएं मैंने उसमें दिखाया था, और लेकिन मैंने वहाँ पर वीडियो एंड कर दिया था। वहीं से हम शुरू करते हैं अपना खुली बाजार की क्रियाएं, यानी कि जो खुली बाजार होती है उसमें कैसी कैसी क्रियाएं आरबीआई के द्वारा की जाती हैं, क्या क्या कार्य किए जाते हैं। तो आरबीआई के द्वारा खुले बाजार में, यानी कि जो ओपन मार्केट होता है, उसमें सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय किया जाता है। क्रय विक्रय का मतलब है सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय क्रय करने का मतलब है अर्थव्यवस्था में पैसा डालना, यानी कि अपनी मुद्रा को अर्थव्यवस्था में डालना। और वहीं पर सरकारी प्रतिभूतियों का जो विक्रय होता है, विक्रय का मतलब है अर्थव्यवस्था में जो हमारा पैसा लगा हुआ है उसे हम निकालना चाहते हैं, तो हम सरकारी जो प्रतिभूतियां हैं उन्हें बेच देते हैं, तो अपना पैसा जो हमारी मुद्रा होती है वो निकाल लेते हैं उसमें। इसके ऊपर 27 अप्रैल 2020 से आरबीआई ने तरलता स्थिति तथा बाजार की स्थितियों की समीक्षा करके 10,000 करोड़ रुपए की सरकारी प्रतिभूतियों 10,000 करोड़ रुपए की 2020 में एक मतलब समीक्षा की थी इसकी। और उसी आधार पर 10,000 करोड़ की सरकारी प्रतिभूतियाँ खरीदी और कुछ बेची भी थी। उसमें बेचने का मतलब निर्णय लिया था उस समय। तो आगे देखते हैं मौद्रिक नीति हमारी यहाँ तक कंप्लीट हो जाती है। और आगे देखेंगे मौद्रिक नीति या साख नियंत्रण के चयनात्मक या गुणात्मक तरीकों के बारे में देखेंगे अब। तो जो हमारा होता है मौद्रिक नीति, इन उपकरणों का उपयोग जो है मुद्रा के उपयोग के साथ साथ किसी क्षेत्र विशेष में तरलता नियंत्रण करने या विभिन्न क्षेत्रों के बीच ऋण आवंटन में भेदभाव करने के लिए किया जाता है। मौद्रिक नीति में साख नियंत्रण और में जो है चयनात्मक और गुणात्मक तरीकों का। तो इसमें पहले हम देखेंगे प्रमुख गुणात्मक उपकरण कौन कौन से होते हैं, जिसमें साख रशनिंग होता है, न्यूनतम सीमा या मार्जिन निर्धारण होता है, नैतिक दबाव होता है, उपभोक्ता ऋण विनियमन होता है, प्रत्यक्ष कार्यवाही और प्रचार। इनके बारे में सारे टॉपिकों के बारे में एक एक करके शुरू करते हैं। ये सारे टॉपिक हैं, आगे शुरू करते हैं। देखो, साख रशनिंग, ये साख लिखा हुआ है, साख रशनिंग। आरबीआई वाणिज्य बैंकों द्वारा ऋण प्रदान करने की अधिकतम सीमा निर्धारण करता है। साख रशनिंग में आरबीआई का कार्य क्या होता है, यहाँ पर वाणिज्य बैंकों से जो मतलब ऋण लिए प्रदान के जो वाणिज्य बैंक कर्जा देती हैं, ऋण प्रदान करती हैं, उसकी सीमा निर्धारण करता है साख रशनिंग में। इसका उद्देश्य प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र में ऋण प्रवाह में वृद्धि करना, यानी कि जो ऋण का प्रवाह है उसे बढ़ाना, तथा अवांछित सट्टा क्षेत्रों में ऋण के प्रवाह का नियंत्रण करना। जो सट्टा क्षेत्र है वहाँ पर पैसे का लेन देन मतलब नियंत्रित रखना। आगे देखते हैं मार्जिन या न्यूनतम सीमा निर्धारण। इसमें क्या होता है, बैंकों द्वारा ऋण प्राप्तकर्ताओं को कुछ प्रतिभूतियां या जमानत के बदले ऋण दिया जाता है। सामान्यतः प्रतिभूति का कुल मूल्य स्वीकृत ऋण से अधिक होता है। सामान्यतः क्या होता है, यानी कि जो प्रतिभूति हैं उनका कुल जो मूल्य होता है वो स्वीकृत ऋण जितना ऋण है उससे ज़्यादा होता है प्रतिभूतियों का रेट। एक आगे है ऋण मार्जिन। क्या होता है ऋण मार्जिन, ये स्वीकृत ऋण हेतु दी गई प्रतिभूति के मूल्य एवं उसके आधार पर दिए गए ऋण के मध्य अंतर को ऋण मार्जिन कहते हैं ऋण मार्जिन। बाकी आरबीआई के द्वारा किसी ऋण पर मार्जिन की न्यूनतम सीमा का निर्धारण किया जाता है। मार्जिन में परिवर्तन के कारण बैंकों के जोखिम और साख प्रवाह में भी परिवर्तन होता है। बाकी अगला देखते हैं हम प्राथमिक क्षेत्र का साख नियंत्रण कैसे कैसे मतलब किया जाता है। तो आरबीआई के निर्देश अनुसार सभी वाणिज्यिक बैंकों को अपनी उधारियों का कम से कम 40% हिस्सा प्राथमिक क्षेत्र में उपलब्ध कराना होता है वाणिज्यिक बैंकों को। बाकी मौद्रिक नीति व बैंक से जुड़ी अन्य शब्दावलियाँ क्या क्या होती हैं, तो इसके बारे में हम देख लेते हैं एक बारी। ये इनके बारे में देखेंगे, बीपीएलआर, बेंचमार्क प्राइम लेंडिंग रेट, बेस रेट, आधार रेट मतलब आधार दर, और एमसीएलआर मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड लेंडिंग रेट, और ईबीआर एक्सटर्नल बेंचमार्क रेट। इन सभी के बारे में एक एक करके शुरू करते हैं। आगे देखो, सबसे पहले शुरू करते हैं बीपीएलआर, बेंचमार्क प्रधान उधारी दर क्या होती है। तो यह है वाणिज्य
वाणिज्यिक बैंकों द्वारा अपने सबसे विश्वसनीय व साख वाले ग्राहकों को ऋण प्रदान करने हेतु प्रयुक्त दर, यानी कि जो BPLR होता है, बेंचमार्क प्रधान उधारी दर होती है, जिसमें बैंकें क्या करती हैं कि जो उनका जैसे कि आपने बैंक से कर्जा लिया और वो समय पर 1 साल के अंदर आपको देना होता है वाणिज्य बैंकों का, तो आपने उसका समय से भुगतान कर दिया, या लौट, जो हमारे मतलब ग्रामीण क्षेत्र में बोलते हैं कि लौट कर दी, यानी कि तो एक बार जमा करके दोबारा से फिर निकाल लिया साल के अंदर ही अंदर। तो वो ये होता है कि बैंक के लिए विश्वसनीय ग्राहक बन जाते हैं कुछ व्यक्ति। जो उनके विश्वसनीय ग्राहक होते हैं उनके लिए बैंक क्या करता है, अपने हिसाब से रेट कम कर देता है। जैसे कि अगर कोई किसी व्यक्ति की साख मतलब वो है, क्या बोलते हैं उसे, वो 1 मिनट में ध्यान नहीं आ रहा है उसे क्या बोलते हैं, वो समझ नहीं आ रहा है, मुझे ध्यान नहीं रहा। मतलब किसी व्यक्ति ने पैसा लिया और समय से नहीं दे पाया, 1-2 बार मतलब बैंक की बेईमानी करता है कोई व्यक्ति, तो उसकी बैंक की नज़र में आ जाता है वो व्यक्ति, उसका रिकॉर्ड उसमें आ जाता है, और फिर तो अगली बार में बैंक उसे पैसे देने में या तो ज़्यादा रेट वसूलती है, या फिर अगली बार जो है उससे उसे ऋण देने से मना कर देती है। वहीं पर अगर आप इस बैंक के विश्वसनीय ग्राहक हैं, तो बैंक मान लो किसी दूसरे व्यक्ति को दे रही है 5 की रेट से ब्याज, वहीं पर 5 की रेट का ब्याज ले रही है, वहीं पर वही बैंक आपसे 4 की रेट से ब्याज ले लेगी, क्योंकि आप उसके विश्वसनीय ग्राहक हैं। लेकिन इसमें क्या होता था, दिक्कत आई थी बैंकों को, इसमें परिणाम ये हुआ था कि ये व्यवस्था मौद्रिक नीति के पारदर्शी संचरण में असफल रही, क्योंकि पारदर्शी, एक को दे रहे हो 5 की रेट पर, एक को दे रहे हो 4 की रेट पर, तो ये तो भेदभाव हो गया था ना। तो इस तरीके से ये जो मतलब व्यवस्था थी ये फेल हो गई थी, असफल हो गई थी। इसका समाधान हुआ था दीपक मोहाती समिति की सिफारिश के आधार पर 2010 में इसे बंद कर दिया करके RBI ने आधार दर की अवधारणा प्रस्तुत की, यानी कि इसे ख़त्म कर दिया और बोली कि आधार दर लगानी होगी। आधार दर का मतलब होता है वह न्यूनतम ब्याज दर जिससे कम दर पर वाणिज्यिक बैंकों द्वारा किसी भी ग्राहक को ऋण प्रदान नहीं किया जा सकता। यानी कि बैंकों का मतलब फिक्स रेट हो गया, मान लो 2% या 3% जो भी था, कि इससे नीचे कोई भी बैंक आपको ऋण उधार नहीं दे सकती, मतलब कर्जा नहीं दे सकती, इतनी रेट उसे वसूलनी ही होगी। हालांकि उसमें शर्तें कुछ थी कि आधार दर का निर्धारण जो था वो स्वयं वाणिज्य बैंकों द्वारा ही किया जाता था। वाणिज्य बैंक कितनी जितनी चाहे उतनी दर फिक्स कर सकती थी, कि बाकी रखना सभी को उसी रेट पर था। RBI केवल उधार दर की रेंज को नियंत्रित या फिक्स करता था, उधार दर की रेंज को नियंत्रित और फिक्स करता था, आधार दर को नियंत्रित और फिक्स करता था ये RBI केवल। जबकि आधार दर निर्धारण करने में RBI का कोई मतलब वो नहीं था, ठीक है। इसमें समस्या क्या आई थी कि मौद्रिक संचरण जो होता, मौद्रिक संचरण में समस्या आई जब RBI रेपो रेट बढ़ाता था तो बैंक तुरंत अपनी आधार दर को बढ़ा देता था, लेकिन वहीं पर अगर RBI ने अपना रेपो रेट घटा दिया तो मौद्रिक नीति सस्ती हो गई, लेकिन बैंक आधार दर में कमी नहीं करती थी। वहीं पर दिक्कत आने लगी इसमें, और इसके प्रभाव ये हुए कि ग्राहकों तक सस्ती मौद्रिक नीति का लाभ नहीं पहुंच पाता था, जिससे मौद्रिक संचरण की समस्या पैदा हो गई। और जब मौद्रिक संचरण की समस्या उत्पन्न हुई तो इसके समाधान के लिए क्या किया गया, इसके स्थान पर 1 अप्रैल 2016 को MCLR की व्यवस्था लागू की गई। फिर अब आ जाता है हमारा MCLR में क्या, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड लेंडिंग रेट, सीमांत निधि लागत पर आधारित उधारी दर। इसमें क्या था, ये पद्धति RBI द्वारा 1 अप्रैल 2016 को शुरू की गई थी। आधार रेट सीधा में ख़त्म करी, ये चालू कर दी थी फिर उन्होंने। इसे चालू करने के बाद में इस व्यवस्था में बैंकों को उधारी दर के निर्धारण में फंड की सीमांत लागत को आधार बनाना होगा, यानी कि इस व्यवस्था में बैंकों को उधारी दर के निर्धारण में फंड की सीमांत लागत को आधार बनाना होगा, अर्थात रेपो दर में कमी होने पर बैंकों को अपनी आधार दर को भी अनुपातिक रूप से कम करना होगा। मतलब जो अगर आधार रेपो रेट में कमी होती है तो बैंकों को भी अपनी मतलब जो आधार रेट है उसे कम करना होता है, इसमें ये वो बनाई गई थी। और सीमांत लागत जो है, सीमांत लागत का अर्थ किसी अतिरिक्त इकाई फंड को जोड़ने की लागत, मतलब किसी अतिरिक्त फंड को जोड़ने की लागत थी सीमांत लागत का मतलब। और बैंकों द्वारा MCLR का निर्धारण मासिक आधार पर किया जाता था, महीनों के रूप में किया जाता था। और सीमांत लागत में घटक क्या थे, रेपो रेट और बैंक का परिसंचालन व्यय, ठीक है। इसमें भी आई, पुनः एक समस्या उत्पन्न हो गई कि बैंक परिचालन लागतों व अन्य
बहानों के आधार पर ब्याज दरों को पर्याप्त रूप से सस्ता नहीं कर रहे थे। यानी कि करना उन्हें मतलब वो आधार रेट कम करने होते थे, लेकिन वो बता देते कि जो बैंक का परिचालन है उसमें मतलब ज़्यादा व्यय हो खर्चा हो रहा है, इस वजह से हम आधार रेट कम नहीं कर रहे हैं। तो इसे भी फिर क्या करना पड़ा, इसे भी समाप्त करना पड़ा। फिर इसे समाप्त करके EBR एक्सटर्नल बेंचमार्क रेट बाह्य बेंचमार्क दर आई, जिसे डॉक्टर जनक राज समिति की अध्यक्षता में बाह्य बेंचमार्क दर लागू करने की सिफारिश की गई। इन्होंने ये सिफारिश की डॉक्टर जनक राज समिति ने की अध्यक्षता में, और 1 अक्टूबर 2019 से भारतीय रिजर्व बैंक ने सभी बैंकों के लिए नए ऋणों को बाह्य बेंचमार्क से जोड़ना अनिवार्य कर दिया। इसमें क्या हुआ, तीन आधार थे इसके। कौन कौन से, बैंकों को अपनी ब्याज दरें निम्नलिखित 3 बाह्य बेंचमार्कों के आधार पर एक साथ लिंक करनी होंगी, जिसमें था रेपो रेट, सरकारी प्रतिभूतियों पर ब्याज, और FVIL यानी फाइनेंशियल बेंचमार्क इंडिया लिमिटेड द्वारा प्रकाशित कोई अन्य बेंचमार्क। इसके आधार पर ये 3 रेटों के आधार पर बैंकों को अपना जो रेट फिक्स करने थे। लेकिन नियम थे इसके, बाह्य बेंचमार्क के अंतर्गत अगर कोई तीसरी वाली इसमें लगता है कि बाह्य बेंचमार्क के अंतर्गत ब्याज दरें अगर फिक्स करता है तो 3 महीने में कम से कम एक बार पुनः निर्धारण की जाएंगी, तो 3 महीने तक ही चलेंगी अगर वो कोई बाह्य रेट पर कोई वो फिक्स करता है रेट। तो फिर इसके बाद में आता है बाजार स्थिरीकरण योजना MSS, मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम। बाजार स्थिरीकरण योजना के तहत RBI सरकार की तरफ से बाजार से अतिरिक्त नकदी तरलता को खोजता है और इसके एवज में ट्रेजरी बिल और दिनांकित प्रतिभूतियां जारी करता है। इसकी शुरुआत होती है मौद्रिक प्रबंधन और अतिरिक्त तरलता को संभालने के लिए। MSS की शुरुआत 2004 में की गई थी। ठीक है, ये 2004 में इसकी शुरुआत की गई थी। अब थोड़ा सा ये देख लेते हैं OMO यानी कि ओपन मार्केट ऑपरेशन और MSS में अंतर, जो अभी हम पढ़ रहे थे 2004 वाला। इसमें देखते हैं इसमें अंतर क्या क्या होता है। तो ओपन मार्केट ऑपरेशन में अर्थव्यवस्था में मुद्रा आपूर्ति का प्रबंधन करने के लिए सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद और बिक्री दोनों इस प्रकार से तरलता को इंजेक्ट और वापस लेन देन मतलब इंजेक्ट करने और वापस या करने छूटा हुआ है साथियों, इंजेक्ट करने लिखा है यहाँ पर यह कि ओपन मार्केट ऑपरेशन में जो होता है अर्थव्यवस्था में मुद्रा आपूर्ति का जो प्रबंधन है करने के लिए सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद और बिक्री दोनों इस प्रकार तरलता को इंजेक्ट करती हैं और वापस मतलब इंजेक्ट करने और वापस लेने दोनों के लिए उपयोग किया जाता है। यानी कि जो OMO ओपन मार्केट ऑपरेशन है, इसमें चाहे खरीद हो चाहे बिक्री हो, दोनों को इस इंजेक्ट करना होता है और लेन देन के लिए उपयोग किया जाता है। OMO ओपन मार्केट ऑपरेशन, यार ये थोड़ा सा निकल रहा है दिमाग से। और MSS का मतलब होता है केवल अतिरिक्त तरलता को वापस लेने के लिए सरकारी प्रतिभूतियों की बिक्री, इसमें खरीद शामिल नहीं होती है। यानी कि जो MSS होता है इसमें केवल बिक्री की जाती है, खरीद नहीं की जाती सरकारी प्रतिभूतियों की। जबकि इसमें ओपन मार्केट ऑपरेशन में खरीद भी जो होती हैं सरकारी प्रतिभूतियाँ, उन्हें खरीदते भी हैं और बेचते भी हैं, दोनों को इंजेक्ट करता है ये। बाकी देखते हैं मौद्रिक नीति के अन्य प्रकार कौन कौन से होते हैं। तो हमारे इसके आधार पर देखते हैं। देखो, सस्ती या विस्तारित मौद्रिक नीति। सस्ती तो इसमें हो जाता है निम्न ब्याज दरें होती हैं। सस्ती विस्तारित मौद्रिक नीति में निम्न ब्याज दरें होती हैं, यानी कम ब्याज दरें कम होती हैं। अर्थव्यवस्था में तरलता को बढ़ाया जाता है और इसके लिए नीतिगत दरों जैसे CRR है, SLR है, जो हमने ऊपर पढ़ा था, रेपो रेट है, इनमें समय कमी करनी होती है। वहीं पर दूसरा हो जाता है हमारा महंगी या संकुचित मौद्रिक नीति, जिसमें क्या होता है ब्याज दरें उच्च होती हैं, अर्थव्यवस्था में तरलता को कम करना होता है और इसके लिए नीतिगत जो ब्याज दरें हैं SLR, CRR और रेपो रेट में इनमें वृद्धि करनी होती है। तो साथियों अब आगे देखते हैं। मैंने ये टॉपिक हमारा ख़त्म हो चुका है। यहीं पर मैंने आपको बताया था कि जब इस टॉपिक को ख़त्म करेंगे तो हम इसके ऊपर थोड़ी सी चीज़ें देखते, मतलब वो ग्राफ जो मैंने पिछली वाली वीडियो में इससे पहले में समझाए थे वो कम समझ में आ रहे थे, लेकिन उसके ऊपर मैं एक चीज़ लेकर आया हूँ। इसे आप देखते हैं, मुद्रास्फीति यानी कि महंगाई की अगर स्थिति पैदा हो जाती है देश में तो उसमें क्या होता है, इसमें CRR को अगर आप बढ़ा देते हैं तो तरलता घट जाती है। अगर आप SLR को बढ़ा देते हैं तब भी तरलता क्या होती है, घट जाती है। रेपो रेट को अगर बढ़ा देते हैं तब भी तरलता क्या होती है, घट जाती है। रिवर्स रेपो रेट अगर बढ़ाते हैं तब भी तरलता घट जाती है और बैंक रेट को अगर आप बढ़ा देते हैं तब भी तरलता
घटती है। और वहीं पर बेस रेट को अगर आप बढ़ा देते हैं तब भी तरलता घटती है। यानी कि इनमें ये जो CRR हैं, SLR हैं, रेपो रेट है, रिवर्स रेपो रेट है, बैंक रेट हैं और बेस रेट हैं, अगर इन सबको आप बढ़ाते हैं तो तरलता घटेगी ही, तरलता घटेगी ही। तरलता की जगह अगर यहाँ पर तरलता न रख करके आप यहाँ पर महंगाई रखेंगे, एक मिनट, यहाँ पर अगर यहाँ पर आप महंगाई रख देते हैं, महंगाई महंगाई अगर यहाँ पर रख दे, एक मिनट ये गलत हो, महंगाई अगर यहाँ पर रख देते हैं तब भी यही यही कंडीशन रहेगी कि CRR अगर आप बढ़ाते हैं तो महंगाई घट जाएगी, SLR आप बढ़ाते हैं तो महंगाई घट जाएगी, रेपो रेट अगर आप बढ़ा देते हैं तो महंगाई घट जाएगी, रिवर्स रेपो रेट अगर आप बढ़ा देते हैं तो भी महंगाई घट जाएगी, और बैंक रेट अगर आप बढ़ा देते हैं तब भी महंगाई घटेगी, और बेस रेट जब बढ़ा देते हैं तब भी महंगाई घटती है। ठीक है, तरलता तब भी, तरलता और महंगाई और ये क्या बोलते हैं ऐसे समृद्धि करके वो था पिछले वाला चार्ट, पिछली वीडियो अगर आप देखे होंगे या नोट किया होगा तो उसमें आप देख सकते हैं, मैंने चैट आपको मतलब एक चार्ट बना के दिखाया था। वहीं पर मंदी की स्थिति में इसका सेम जो है उल्टा हो जाता है। CRR, SLR, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट और बेस रेट अगर आप घटा देते हैं तो तरलता बढ़ने लगती है। मतलब इसका एक सीधा सा मतलब ये समझें, तरलता बढ़ने का मतलब है कि मार्केट में ज़्यादा पैसा होना, ज़्यादा पैसा होना। जैसे कि बैंक रेट है, बैंक रेट है, बैंक रेट का मतलब है कि आपने कर्जा लिया और कर्जे पर आपको कम ब्याज देना पड़ रहा है, मतलब ज़्यादा ब्याज ना देकर कम दे रहे हैं, तो आप कम ब्याज की वजह से कि आपको ब्याज ज़्यादा नहीं देना है, बहुत कम ब्याज देना है, तो आप क्या करेंगे, बैंक से ज़्यादा पैसा ले लेंगे, और ज़्यादा पैसा ले लेंगे तो जब आपके पास ज़्यादा पैसा होगा तो तरलता बढ़ जाएगी, जाहिर सी बात है। जब आपके पास ज़्यादा पैसा होगा तो महंगाई बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि आपकी जब आपके पास पैसा ज़्यादा होगा तो आप चीज़ों को खरीदेंगे, पैसा होगा तो मांग होगी, मांग होगी तो उसका उत्पादन होगा, उत्पादन होगा, अगर उत्पादन होगा तो उसके लिए रोज़गार मिलेगा, क्योंकि चीज़ों को बनाने वाली चाहिए, तो रोज़गार मिलेगा, रोज़गार मिलेगा तो उसकी जगह क्या होगा कि लोगों के पास फिर से पैसा आएगा, रोज़गार मिलेगा तो उनके पास पैसा आएगा, तो तरलता लगातार बढ़ती रहेगी, महंगाई भी बढ़ती चली जाएगी उस हिसाब से। तो आप, आई होप ये आप अच्छे से समझ गए होंगे ये पूरी कंडीशन के लिए। और बाकी इस वीडियो में इतना ही था, ये आज का टॉपिक हमारा पूरा होता है मौद्रिक नीति। अगला हम देखो अगला टॉपिक शुरू करेंगे, कोई नया अगला टॉपिक इसी से रिलेटेड, अभी इसमें से कुछ टॉपिक बचे हुए हैं, मतलब इसी से रिलेटेड कुछ टॉपिक अभी चलेंगे एक दो वीडियो में, लेकिन ये टॉपिक हमारा मौद्रिक नीति कंप्लीट हो चुका है। बाकी साथियों हमारी पुरानी वीडियो को एक तरफ से देखते रहें, UP SSC के फॉर्म जो है आने वाले हैं बहुत जल्दी, उसमें 5 नंबर में पूछी जाती है ये इकोनॉमिक्स, 5 नंबर के लिए बहुत ही सफिशिएंट हमारा ये कंटेंट रहने वाला है। आपको हम दिखाएंगे स्क्रीनशॉट के साथ में एक एक चीज़ बहुत अच्छे से लगा करके जब एग्ज़ाम होगा तब। और बाकी UP SSC की कोई भी वैकेंसी है, SSC की कोई भी वैकेंसी है, UP पुलिस, UPSI, होम गार्ड वगैरह की कोई भी वैकेंसी आएगी उसमें सभी जगह ये इकोनॉमिक्स की क्लासेस हमारी आपके लिए सफिशियंट रहेंगी। बाकी साथियों देखते रहें हमारी साथी, और हमने स्टैटिक जी की UP SSC के लिए भी शुरू कर दी है, तो वो भी क्लासेस हमारी चल रही हैं। बाकी मिलते हैं साथियों अगली वीडियो में, इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय।